एनसीईआरटी दो भाग में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, मतलब कि पहला चैप्टर जो है आपको पूरा इसका वीडियो आपको बेसिक शिक्षा के प्लेलिस्ट में फिजिक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग पूरा ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसमें पदार्थ है, कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है, उसमें कैसे कैसे पोलराइजेशन होता है। ठीक है, पेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पैरेलल पेट कैपेसिटर से बहुत अधिक क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, आएंगे भी आएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस पे जो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, किस अकॉर्डिंग बढ़ेगा। फिगर बना करके आपको क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये कोई ऐसे फिगर बना दिया है तो यहाँ पे सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके, कैसे एक्सपेरिमेंट करके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था फैराडे ने। ठीक है, भी रेजिस्टेंस में अगर एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया है तो उसमें VRMS क्या होगा, IRMS क्या होगा। ठीक है, हम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है बालक, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम फोड़ ले जाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड मॉडल बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए चलता है, चैप्टर है वो सस्ता चैप्टर है। ठीक है, इसको भी आपको करना बहुत जरूरी है। मेटल कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, बैंड गैप क्या होता है, बैंड थ्योरी क्या होती है, वो सब पढ़ना आपको जरूरी है। यहाँ से बाबू एक क्वेश्चन पक्का होता था, अब 2 क्वेश्चन हमें लग रहा है पक्का है। 2 टीचर मिलकर फिजिक्स पढ़ाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको फ्री में कराई जाती है CUET की प्रिपरेशन और लगातार आ रहे जो भी अपडेट्स है उसको भी दिया जाता है, सिंप्लीफाइड वे में समझाया जाता है। आज मैं और रवि सर दोनों लोग आपके सामने आए हैं, हम लोग फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, ये वीडियो उस सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पे बात कर रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक मेंटर जो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, फिजिक्स में आपके यहाँ 2 लोग पढ़ाएंगे, फिजिक्स में 2 टीचर हैं, बाकी आने वाले समय में और टीचर्स भी आते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो जो मेजर आपके जो गुरु हैं, ठीक है, जो आपके टीचर है सब्जेक्ट वाइज, वो आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस बता रहे हैं। हम ये नहीं अभी बता रहे हैं आपको कि आपको ये पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करना है। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो या फिजिक्स का पेपर CUET में देना चाहते हो तो इतने टॉपिक्स जो हम बताएंगे वो आपको पढ़ना है। हम साथ में ये भी बताएंगे कि 11th का कितना इंपॉर्टेंस हम फिजिक्स में देने वाले हैं, कौन सा टॉपिक सर पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा और हम लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, एक एक चीज़ को हम बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो आप इससे पहले केमिस्ट्री के वीडियोस देख चुके होंगे और भी सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस पढ़े होंगे वो आपने देख लिया होगा। तो आइए आप फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप CUET में फिजिक्स सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट्स में फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट यूजफुल वीडियो है। लीजिए सर, अब देखिए सर, आपको रवि सर कुछ बताएंगे इंट्रोडक्शन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको सर ने बताया कि इस बार NTA जो CUET का एग्ज़ाम कराने जा रही है, तो CUET मतलब कि NTA जो करने क्या जा रही है कि इस बार CUET का जो एग्ज़ाम होगा उसमें केवल 12th का पोर्शन पूछ रही है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि मतलब कि सर ने मतलब कि शुरू में जो 11th में अगर वेक्टर आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, मैंने भी शुरू में आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया होगा, तो ये सब चीज़ें आपको जो 11th की जो पढ़ाई चाह चुकी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर शुरू में जो इलेक्ट्रोस्टैट में अगर मैंने जो पहला चैप्टर पढ़ाया है उसमें आप देखेंगे कि वेक्टर की बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैट में यूज हो जाए। इसी तरह से अगर आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में भी बहुत सारी वेक्टर की चीज़ें जो है वहाँ से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आपने अगर ये वेक्टर पढ़ा है और फिर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है तो ये कहीं भी आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है, इसका पूरे होल फिजिक्स में आपका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे 12th के डिटेल्स मतलब कि सिलेबस पे चर्चा करेंगे। और एक चीज और बता दूं आपको, जैसे अभी तक जो भी पढ़ाया गया बेसिक शिक्षा पे, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री, चाहे वो बायोलॉजी, चाहे वो मैथ या फिजिक्स, वो सब आपके लिए यूजफुल रहा है। एक लेक्चर भी आपका वेस्ट नहीं है, उसको हम लोग हर सिलेबस की वीडियो में आपको प्रूफ सहित बता रहे हैं। केमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ना था केमिकल बॉन्डिंग, अगर तुम पढ़ोगे P ब्लॉक पढ़ोगे ना तो केमिकल बॉन्डिंग के बिना P ब्लॉक खत्म है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पूरा P ब्लॉक में आता है, सर ने उसको कंक्लूसिव करके एक जगह पढ़ाया है। GOC नहीं पढ़ोगे ना, हर चैप्टर में तुम्हें IPSC आता है। ठीक है, तो तुम जो पढ़ोगे आगे चल के ऑर्गेनिक वो पूरा। बायोलॉजी में तो बस 12th का पढ़ाया ही गया था और 12th आ ही गया। ठीक है, तो सर ने तो 11th पढ़ाया नहीं था। फिजिक्स भी सब सही, तो फिजिक्स में हमने 12th ही टॉपिक मेजरली स्टार्ट किया था। अभी 11th के टॉपिक्स में बस हमने वेक्टर और बेसिक मैथ पढ़ाया था, पूरा यूज ही है और वो पूरे फिजिक्स में यूज आएगा आपका। ठीक है, अभी एक और चैप्टर हम लोग 11th का पढ़ाएंगे, यूनिट डायमेंशन। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो भी उसका पूरा यूज है। तो यहाँ पे जो चीज दी जा रही है ना, पूरा रिसर्च बेसिस पे दिया जाता है। हर चीज के पीछे मंथन होता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, टीम आपस में डिस्कस करती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कहीं से छाप के या कुछ भी किसी का वीडियो देख लिया या कोई किताब उठा लिया वहां छाप के दे दी है। तो स्टैंडर्ड चीजों को आप फॉलो करिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है
सबसे पहले आपके देखिए ये पूरे टॉपिक्स हैं, टोटल अगर आप देखेंगे तो 14 टॉपिक है एनसीईआरटी में। अब हम एनसीईआरटी के नाम से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बहुत बार बोला गया है। तो हम जो पढ़ाएंगे ना चैप्टर का नाम, अब आपको हर वीडियो के थंबनेल में चैप्टर का नाम और टॉपिक का नाम लिखा हुआ दिखेगा, जिसमें आपको लिखा रहेगा चैप्टर कौन सा है, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चलेंगे हम, ठीक है। और टॉपिक्स उसमें जो जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे या टॉपिक उसमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे हम सबसे पहले चलते हैं, ठीक है। देखिए आप जब एनसीईआरटी आप खरीद लेना, अब तो खरीद ही लेना। और एक चीज और बता दूं तुम्हें, बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना ठीक है, फिजिक्स की एनसीईआरटी खुद से मत पढ़ना, जब तक पूरा चैप्टर पढ़ा ना दिया जाए टीचर के द्वारा, मुझसे या सर से नहीं पढ़ा दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि बहुत कठिन लैंग्वेज है, ठीक है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, बट हम उसको आसान बनाएंगे। कैसे एनसीईआरटी को आसान बनाना है, लेक्चर देख के पढ़ोगे तो नहीं कठिन लगेगा, बट डायरेक्ट पढ़ना चालू करोगे तो कठिन लगेगा, खासकर बस फिजिक्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बताइए, मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब कि सेशन के दौरान बहुत ही हाँ एमसीक्यू सेशन पूरा तुम्हें कराया जाएगा। अभी एग्जांपल ही है सर, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया है, 3 लेक्चर में एमसीक्यू कराया उसका अलग अलग से 40-50 क्वेश्चन, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे सब कराया सर ने। अभी तो सर ने ही बहुत पढ़ाया 12th, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आपको पढ़ाऊंगा तो देखिएगा उसमें। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हमने आपको काफी चीजें पीछे दी है जिस पे आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी 2 भाग में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। सबसे पहले पार्ट 1 के सिलेबस को रवि सर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेजरली इन्हीं के टॉपिक्स हैं। तो सर आप इसको डिस्कस करिए, कैसे डिटेल में एक एक टॉपिक्स पढ़ाएंगे। पार्ट 1 में सबसे पहले बात करें भाई, तो सबसे पहला आपका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज, और फिर उसमें हम लोग ये यहाँ पे मतलब विद्युत चार्ज के बारे में पढ़ चुका है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा चुका है, ठीक है। और उसके बाद ये कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। मतलब कि पहला चैप्टर जो है आपको पूरा इसका वीडियो आपको बेसिक शिक्षा के प्लेलिस्ट में फिजिक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग पूरा ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, उस पर एमसीक्यू सेशन भी कर चुके हैं, अच्छे से पूरा आपका पहला चैप्टर अच्छे से पूरा आपका पढ़ाया जा चुका है। अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो आप मतलब कि प्लेलिस्ट में जाकर के इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपको इतना सब चीजें पढ़ाया जा चुका है, इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ पे पढ़ाया है भाई, ठीक है। चार्जिंग का मेथड बढ़ाए हैं कि मतलब कि इंडक्शन, फ्रिक्शन और कंडक्शन के द्वारा कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे चार्जेस की आपको प्रॉपर्टी बताया गया है, कूलाम का नियम बताया गया है, ठीक है, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप बताया गया है। तो ये सब चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 की सारी डिटेल थ्योरी, ठीक है, सारी डिटेल थ्योरी प्लस प्रैक्टिस आपको पूरा जो है बेसिक शिक्षा के प्लेलिस्ट में, फिजिक्स के प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे पूरा आपको इजिली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेनली ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 के दौरान ये आप देखेंगे तो वहाँ पे गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पूरा पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 जो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पोटेंशियल और कैपेसिटर, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो आपका स्टार्ट होता है वो पोटेंशियल और कैपेसिटर है। तो अभी हम लोग मतलब कि रिसेंट टाइम में पोटेंशियल और कैपेसिटर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पोटेंशियल की, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में आपको पोटेंशियल के बारे में पूरा जो है बता चुका है, ठीक है। अब आगे के लेक्चर जब भी हम अपना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइपोल के कारण क्या पोटेंशियल होता है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई भी सिस्टम, अगर चार्ज हो, कोई भी चार्जेस का अगर सिस्टम हो तो उस चार्जेस के सिस्टम के द्वारा क्या पोटेंशियल बनता है उसके बारे में यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। इसी पोटेंशियल में आता है पोटेंशियल एनर्जी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आपको पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब भी अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी एकदम अच्छे से पढ़ाई जाएगी। थ्योरी के बाद आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का एमसीक्यू सेशन अलग से लाया जाएगा और उसमें आप बहुत ही सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। मतलब कि अगर एक भी चैप्टर पढ़ेंगे तो कम से कम हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद स्थिति ऊर्जा का अपना पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, चालक स्थिर विद्युत, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन, मतलब कि कोई भी अगर परावैद्युत पदार्थ है, कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है उसमें, कैसे कैसे पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग चैप्टर के दौरान बहुत ही इजीली से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी चैप्टर में पोटेंशियल। आप देखेंगे एनसीईआरटी में जो है पोटेंशियल और कैपेसिटर दोनों चैप्टर को एक साथ करके दिया है, ठीक है। तो इसी चैप्टर के अनुसार, मतलब इसी चैप्टर में आपको पोटेंशियल और कैपेसिटेंस एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो वहीं बात करेंगे हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की। फिर उसी में कैपेसिटर का टाइप में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। आपको पता ही है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से बहुत अधिक क्वेश्चन आए, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिए तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें। फिर अगर हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस का संयोजन कैसा है, मतलब कोई भी अगर कैपेसिटर है तो उसको हम
जोड़ते कहते हैं कैसे हैं, तो कैपेसिटर को जोड़ने के लिए कितने बेज होता है, 2 बेज होता है, एक सीरीज होता है कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटर में एनर्जी क्या होती है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम वैन डायग्राफ जनरेटर की, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके पोटेंशियल और कैपेसिटर चैप्टर में है। ये सर ने अभी तक आपको जो बताया, एक चीज इसमें आपको बता दूं, पहला चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। दूसरी चीज, जैसे जहां जहां सर बता रहे हैं ना, एक एक टॉपिक है, ठीक है, तो वो कहाँ का इंपॉर्टेंट, जैसे सर ने अभी बताया ना सीरीज में, पैरेलल में, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है, आएंगे भी आएंगे, ठीक है। तो ये भी चैप्टर सर ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे अगर हम मूव करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला फिर आएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताइए कैसे क्या पढ़ाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो सर सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे धारा में हम देखेंगे कि धारा मतलब कि आप लोग शुरू में अगर पढ़ेंगे कि धारा क्या होती है, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में पढ़ना और एवरेज करंट के बारे में पढ़ना है। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे अगर आपसे करंट पूछ दिया जाए तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे और थ्योरी भी अच्छे से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पे इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई भी कंडक्टर है, अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें अगर करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब कि वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेसिकली बात की जाएगी। अगर कोई भी कंडक्टर होगा, यहाँ पे बात करेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, अगर कोई भी कंडक्टर होगा तो उस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से मूव करते हैं एक पार्टिकुलर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, तो वही वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम का नियम पढ़ेंगे, ओम के नियम का स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसी ओम के नियम में आपने देखा होगा कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम बेसिकली अगर कोई भी कंडक्टर होगा तो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उसी ओम के नियम में एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है रेजिस्टिविटी, जिसको बोलते हैं रो, जो कि क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम के नियम की लिमिटेशंस क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे ओम का नियम लगा सकते हैं। आपने 2 चीज पढ़ा होगा कि एक ओम का नियम होता है ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट, मतलब कि ओमिक सर्किट के लिए ओम का नियम क्या होता है, वैलिड होता है, और नॉन ओमिक सर्किट किसमें होते हैं, सेमीकंडक्टर, जेनर डायोड में बनते हैं भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी इलेक्ट्रिक करंट में बेसिकली होगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, मतलब कोई भी अगर विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स होंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, और अगर टेम्परेचर होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर पे आगे हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस पे जो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, किस अकॉर्डिंग बढ़ेगा। हमको पता है कि मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, या फिर एलॉयज होगा या फिर नॉन मेटल होगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगी, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो उनके रेजिस्टेंस पे क्या क्या इफेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में इन सब चीजों की बात की जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट आपका बहुत बड़ा थोड़ा सा चैप्टर है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ही आपके इलेक्ट्रिकल पावर की, एनर्जी की और पावर की बात होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की बात होगी। यह भी चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, बेसिकली यहां से फार्मूला टाइप का क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की, ठीक है। मतलब रेजिस्टर है तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, आपको पता है रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उसी के बाद आपका किरचॉफ का नियम स्टार्ट होता है, जहां से हम बेसिकली पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल का ईएमएफ पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में बात होगी। उसके बाद इन सेल को जोड़ते कैसे हैं, सेल को सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ना है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है किरचॉफ का नियम। क्या पढ़ना है भाई, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम बताता है क्या कि अगर कोई भी सर्किट है तो अलग अलग सर्किट में कैसे करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको निकालने के लिए किरचॉफ का नियम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम पे बेस ये कुछ डिवाइसेस, व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है। इसी पोटेंशियोमीटर के अंदर हम पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे 2 सेल है तो उसके ईएमएफ का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर कोई भी सेल होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका होगा इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर वैद्युत धारा के अंदर ये सभी चीजें पढ़िएगा। ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक करंट में 2 चैप्टर है। एक शुरू वाले में क्या है, पूरा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है कि कैसे जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। और उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, उस दूसरा पार्ट में पूरा आपको सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल को कैसे जोड़ते हैं, सेल का ईएमएफ क्या होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या चीज होती है, किरचॉफ का नियम क्या है। तो ये सब चीजें आपका
इलेक्ट्रिक करंट पे बात करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद ही हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। हम किसमें एंटर करेंगे भाई? मैग्नेटिज्म की। आपको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहां पे आपको कोरिलेट करना सिखाएंगे कि कैसे, देखिए पूरा कहानी चार्ज पे है कि कैसे अगर शुरू में चार्ज था, रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े, चार्ज अगर मूविंग किया इलेक्ट्रिक करंट आया। अब अगर चार्ज मूव करेगा तो दो प्रकार से कर सकता है भाई, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से करे और एक वेरिएबल वेलोसिटी से करे। अगर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता था तो पूरा आपका इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म बनता है। अगर वही जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, जब एक्सीलरेशन आ जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पूरा बस केवल चार्ज पे ही कहानी है भाई, पूरा आपका फर्स्ट यूनिट इसी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म पे, अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में सबसे पहले बात होगी मैग्नेटिक फोर्स के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, इसमें बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? लॉरेंज फोर्स। अगर कोई भी चार्ज है, कोई भी अगर मूविंग चार्ज होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स जो लगता है उसी को ना लॉरेंज फोर्स बोलते हैं भाई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स में हम बात करेंगे लॉरेंज फोर्स के लिए। अगर उसके बाद हम बात करेंगे अगर कोई भी चार्ज होगा, अगर कोई भी मूविंग चार्ज होगा वह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो उसका पाथ कैसे कैसे बनेगा। जैसे आपने बुक में देखा होगा कि अगर कोई भी मूविंग चार्ज होगा, वह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर परपेंडिकुलर जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा तो पाथ सर्कुलर बनता है। अगर उसके पैरेलल में जाएगा तो पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर किसी एंगल पे जाएगा तो पाथ कैसा बनता है? हेलिकल बनता है। तो इसमें मतलब कि इसमें इन सब टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां से भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है भाई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी चार्ज होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में गति करे, मतलब दोनों में मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो कैसे, वहां पे कैसे होता है? तो ध्यान दें, यहीं पे इंट्रोड्यूस होता है टर्म वेलोसिटी सेलेक्टर का। आपको हम बताएंगे, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करे, वहीं पे बात करेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट बायो-सैवर्ट नियम, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसमें एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं डीएल, और वो डीएल कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको बताया था बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट नियम पढ़ेंगे और बायो-सैवर्ट नियम पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिगर बना करके आपको क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये कोई ऐसे फिगर बना दिया है तो यहां पे सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम बायो-सैवर्ट के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। बायो-सैवर्ट का नियम क्या है? बेसिकली कोई भी एलिमेंटल रिंग होता है, एलिमेंटल लेंथ होता है, तो उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जाता है, ठीक है। यहां तक बातें हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उस करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे, उस करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आगे हम देखें तो आगे इसके बाद हम बात करेंगे एम्पियर का सर्किटल नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। आपको पता है एम्पियर का सर्किटल नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे वहां पे पढ़े थे हम गॉस का नियम, ठीक है। गॉस का नियम की तरह ये एम्पियर का सर्किटल नियम है। गॉस के नियम से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे तो एम्पियर के नियम से क्या फाइंड करेंगे भाई? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसी में आगे बात करेंगे परिनलिका के बारे में, ठीक है, सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में। ये इनका एप्लीकेशन है भाई, ठीक है। एम्पियर सर्किटल नियम का ये एप्लीकेशन है। परिनलिका और टोरॉइड, सोलेनॉइड और टोरॉइड क्या है, इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि परिनलिका है, सोलेनॉइड है, उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, उसके दोनों एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टोरॉइड के बाहर भीतर और इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि अगर कोई भी दो समांतर चालक तार हो, दो अनंत लंबाई के दो समांतर चालक तार हो, तो उनमें अगर करंट सेम डायरेक्शन में जाए तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वह कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो उनके बीच में फोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर होगा भाई, ठीक है। टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर मतलब कि दो समतल धारावाही चालक होगा तो उनके बीच में लगने वाले बल के बारे में देखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि अगर कोई भी धारावाही चालक है, उस धारावाही चालक को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाएगा तो उसके ऊपर टार्क कितना लगेगा, ठीक है। और इसी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे भाई कि अगर कोई भी करंट लूप होगा तो वह डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां इसके बारे में हम दो चीजें पढ़ेंगे। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप जो लिखा है इसमें मेनली आपका बात होगा कि कोई भी अगर करंट लूप रख दिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर टार्क क्या लगेगा और वो
डाइपोल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, चल कुंडली धारामापी। और इसी चल कुंडली धारामापी हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी गैल्वेनोमीटर है तो उस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये भी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसी मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के अंदर ही पढ़ाया जाएगा आपको भाई कि गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर में कन्वर्ट करते हैं और इसी गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अध्याय नंबर 5, ठीक है, मैग्नेटिज्म और मैटर की। तो ये मैग्नेटिज्म और मैटर आपने देखा होगा कि बेसिकली थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, यहां से थ्योरी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद क्या है द बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। बार मैग्नेट आप लोग सिंपली जानते भी है, ठीक है, एन और एस पोल होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिज्म और गॉस का नियम, ठीक है, मतलब मैग्नेटिज्म के लिए गॉस का नियम क्या है, ठीक है। आप लोग इसमें आपको बताया जाएगा कि मैग्नेटिज्म के लिए गॉस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस का नियम होता है ना, E डॉट DA Q बाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह से मैग्नेटिज्म के लिए भी गॉस का नियम आता है, ठीक है, तो उसको वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म कि अगर हमारा पता है भाई कि हमको हमारी पृथ्वी किसकी तरह बिहेव करती है, अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, अगर हमारी पृथ्वी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो उसके मतलब कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप के बारे में बात होगी, नति कोण और नमन कोण के बारे में बात होगी, ठीक है। किसके बारे में बात होगी, यही अर्थ मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे भाई, क्या नति कोण और नमन कोण के बारे में पढ़ेंगे। और यहीं पे हम बात करेंगे कि अर्थ के मैग्नेटिज्म का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है और अर्थ के मैग्नेटिज्म का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप के बारे में बात होगी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि फिजिक्स में आपका 12th फिजिक्स में कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा और पढ़ाते समय जो भी 11th की अगर चीजें यूज होगी, अगर जो भी 11th की चीजें यूज होगी तो उसको आपको बताया जाएगा, उसी के दौरान पढ़ाते समय बताया जाएगा कि देखिए ये आपका 11th का यूज हो रहा है, तो इसके बारे में 10 मिनट या 15 मिनट आपको करके बताया जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी में मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है। और आगे अगर देखें तो कोई भी अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से मतलब क्या है कि यहीं पे हम पढ़ेंगे कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, ठीक है। और यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कोई भी डायामैग्नेटिक सबस्टेंस है उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे, ठीक है, तो उसका मतलब कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई, ठीक है। और हम परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपका थ्योरेटिकल चैप्टर, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, बेसिकली आपका इधर से क्वेश्चन आता है और इधर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये इंटेंसिटी, इसी में हम बात करेंगे क्यूरी टेम्परेचर के लिए भी, किसके लिए बात करेंगे भाई, इसी टॉपिक में आपका बात होगा क्यूरी टेम्परेचर के लिए, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर भी यहीं से बात होगा, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग क्या करेंगे, पहला है ना भाई द एक्सपेरिमेंटल ऑफ फैराडे एंड हेनरी, मतलब हम शुरू में देखेंगे, शुरू में आपसे बात होगी कि फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके, कैसे एक्सपेरिमेंट करके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था फैराडे ने, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको फैराडे के नियम के बारे में बताया जाएगा और उनका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी में मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसी में बात किया जाएगा फैराडे के प्रेरण, ये सभी एक ही टॉपिक है भाई, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे और फैराडे का नियम पढ़ेंगे, तो ये तीनों चीजें एक ही साथ आपको एक ही लेक्चर में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंज का नियम कि लेंज का नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है और लेंज के नियम के आधार पर ही कहीं भी अगर कॉइल में किसी भी चीज में अगर हमको इंड्यूस्ड करंट आ रही है तो उसका डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, तो ये सब चीजों के बारे में लेंज के नियम में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ कि अगर कोई भी अगर ये समझो रॉड है और इसको मैग्नेटिक, वहां पे हम बात करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस टॉपिक का नाम देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी चैप्टर पढ़ाते समय आपको एकदम पूरा डिटेल थ्योरी और प्लस प्रैक्टिस दोनों ही कराई जाएगी, ठीक है। मोशनल ईएमएफ में क्या होगा कि कोई भी अगर रॉड होगा उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख करके उसको मूव कराया जाएगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा, ठीक है। यही होता है मोशनल ईएमएफ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन क्वांटिटिव स्टडी, मतलब एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भंवर धाराओं के, ठीक है। क्या बात करेंगे भाई,
भंवर धाराओं के बारे में, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। भंवर धारा, आपको पता है कि भंवर धारा को किसने खोजा था? फोको ने खोजा था, ठीक है। कि अगर कोई भी मेटॉलिक का छोटा छोटा पार्ट है उसको मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेजी से घुमाया जाए तो भंवर के रूप में जो करंट बन जाती है उसी को बोलते हैं क्या? ईडी करंट, ठीक है। तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। भंवर धारा के भी अच्छे से बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस आपको पता ही है कि दो प्रकार से होता है, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। एक सेल्फ होता है और एक क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है। और इसी में हम आगे बात करेंगे एसी जनरेटर की। किसकी बात करेंगे? एसी जनरेटर की, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या होगा, ठीक है, ये सभी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इतने सारी चीजों को हमको पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इतनी सारी चीजें हमको पढ़ना है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपना खत्म करेंगे उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा भाई अल्टरनेटिंग करंट। क्या स्टार्ट हो जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से भी आपका प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले बात होगी एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस में अगर एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया है तो उसमें VRMS क्या होगा, IRMS क्या होगा, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर एसी करंट में, ठीक है, वोल्टता और वोल्टेज रोटेटिंग वेक्टर्स, फेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या होगा, अगर चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको देखेंगे कि जैसे इस अल्टरनेटिंग करंट में 3 प्रकार के डायग्राम बनते हैं। एक होता है सर्किटल डायग्राम, एक होता है फेजर डायग्राम और एक होता है वेव डायग्राम, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में लिखा है। ये टॉपिक नंबर 3 लिखा है। मतलब इनमें यही सब चीजें है कि अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा हो, सर्किट में केवल यल लगा हो, या फिर सर्किट में केवल आर लगा हो, या फिर तीनों लगा हो, तो वहां पे सर्किटल डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, उसका वेव डायग्राम क्या होता है। तो यहाँ पे उन सब चीजों के बारे में हम इतने में पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, वही कि अगर इंडक्टर पे अगर हमने एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया है तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। कैपेसिटर पे अप्लाई कर दिया है तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर एलसीआर में जोड़ करके हमने एसी वोल्टेज को अप्लाई कर दिया है तो क्या, ठीक है। ये सभी टॉपिक आपको एक ही साथ पढ़ाया जाएगा भाई, ठीक है। कि इनका अगर ये जोड़ दिया गया है, अगर केवल सी हो उसमें एसी वोल्टेज को जोड़ दिया गया हो तो उसका क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होगा, वेव डायग्राम क्या होगा, ठीक है, सर्किटल डायग्राम क्या होगा। तो इन सब चीजों के बारे में यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पे पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट, इसी में बात होगा क्या आपको, ठीक है। इसी में आपका बात होगा एक पावर फैक्टर की। इसी में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे भाई, पावर फैक्टर की और किसकी बात करेंगे, चोक क्वाइल। पावर फैक्टर और चोक क्वाइल, ठीक है, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपका ग्राफ टाइप का क्वेश्चन पूछा था, अभी रिसेंट एग्जाम में आपका ग्राफ टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इसमें अल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसफार्मर की थ्योरी भी अच्छे से पढ़ेंगे और इस पे न्यूमेरिकल भी आपका अच्छा खासा आता है। एफिशिएंसी से न्यूमेरिकल आता है ट्रांसफार्मर के, ठीक है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी से न्यूमेरिकल आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे थे। और ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है भाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। तो डिटेल में ट्रांसफार्मर को भी लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सबसे लास्ट चैप्टर, ठीक है। उतना पढ़ने के बाद फर्स्ट पार्ट का सबसे लास्ट चैप्टर कौन है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। किसकी बात करेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे। आपको पता ही है, मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। उसके बाद इसी में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे और आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या बात होगी कि इसमें पता है ना भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 2 वेक्टर होते हैं और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम इक्वेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों होते हैं और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों का इक्वेशन क्या होगा, बेसिकली इसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आगे बात होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, विजिबल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, ठीक है। ये वेव्स हो गया और इनका रीजन क्या क्या है, किस किस रीजन में बनती है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब कि क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट, ठीक है। क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट आपका पूरा यहाँ पे इतना चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। रवि सर ने आपको बताया पार्ट 1 फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। अब जो पार्ट 1 वाला सिलेबस है बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा यूनिट, रवि सर उसको डील करेंगे, ठीक है। आपको ऑलरेडी उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा।
पार्ट 2 के सिलेबस को मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। उस सिलेबस में क्या है डिटेल में देख लेते हैं और एकदम इजी में कर ले जाएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने पिछली बार पूरा ऑनलाइन में फ्री में मॉडर्न पढ़ाया था, आप देख लेना कितना अच्छा पढ़ाया था, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला जो पार्ट 2 में चालू होता है चैप्टर, वो होता है आपका रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एक और फिनोमिना रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में, फिर एक नए फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आता है इस बार, ठीक है। उसके बाद हम स्फेरिकल सरफेस, कर्व सरफेस के बारे में, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बालक, तो प्रिज्म से सवाल अक्सर आता है कि कैसे जब लाइट बेंड करेगी, तो यहां से तुम्हें बहुत सवाल आता है, एंगल ऑफ प्रिज्म से आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म से आएगा, डेविएशन से आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे और सुंदर सुंदर सवाल करा के तुम्हें इजीली समझा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद सनलाइट के कुछ फिनोमिना से आएगा, जैसे स्कैटरिंग के बारे में पूछेगा, ठीक है ना, स्कैटरिंग के बारे में पूछेगा, ठीक है। जो तुमको रेनबो दिखता है उसके बारे में पूछेगा, वो किस वजह से होता है, अक्सर ये सवाल आता है, ठीक है, कि रेनबो का कारण क्या होता है, मिराज जो बनता है, या तुम्हें जो सुबह सन लाल दिखता है क्यों दिखता है, शाम को जब सनसेट होता है तो सूर्य लाल क्यों दिखता है, ये सारे सवाल बनेंगे और इसके पीछे के फिनोमिना को पढ़ेंगे। मतलब जो भी चीजें ऑप्टिकली हो रही होंगी, देखने से चीजें फिजिक्स से रिलेटेड है, उनको पढ़ेंगे। फिर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है बालक, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम फोड़ ले जाओगे। बस थोड़ा लंबा सवाल होता है, पढ़ने में ही तुम्हें 2 मिनट लग जाएगा, इतना बड़ा सवाल होता है, तो भी कर ले जाओगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। ये या तो मैं पढ़ाऊंगा या तो रवि सर पढ़ाएंगे, ठीक है, मोस्टली, क्योंकि वेव, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत आपको 11th के वेव चैप्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए, थोड़ा बहुत वेव की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वेव आपको रवि सर पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, अगर वो कंटिन्यू करेंगे वेव ऑप्टिक्स, अदरवाइज मैं ही, क्योंकि दोनों का मिक्सर है, ठीक है। तो इसमें आपको हाइजीन के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो वेव के बारे में है, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कैसे होता है हाइजीन प्रिंसिपल के अलॉन्ग, ठीक है ना, वो चीज बताया जाएगा। उसके बाद आपका कोहेरेंट और इनकोहेरेंट एडिशन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कि जैसे तुम्हें लगता है लाइट हमेशा जुड़ती है तो कंस्ट्रक्टिव भी होती होगी, डिस्ट्रक्टिव भी होती है कई बार, ठीक है, कि 2 लाइट यहां से आ रही है और अगर तुम एक छिद्र यहां पे छोड़े हुए हो तो कई बार देखोगे कहीं डार्क बैंड बनेगा, कहीं लाइट, यहां पे लाइट दिखेगी और यहां पे लाइट नहीं दिखेगी, तो इस तरीके का पैटर्न दिखेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफ्रैक्शन इसमें है, इससे सवाल आता है तुम्हारा इंटरफेरेंस, यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट YDSC के बारे में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ, अलग अलग चीजें हैं, उसको पढ़ेंगे तो डिटेल में तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। इसमें करता क्या है, यंग्स भैया ने किया था, एक स्लिट यहां लिया था और यहां पे एक ऐसे स्लिट लिया था, ठीक है, 2 यहां पे छेद छोड़ दिया था, यहां से लाइट को पास कराया था, फिर इसको बदल के, इसकी साइज बदल के उन्होंने खेला था, उसी खेला को हम देखेंगे, ठीक ना। पोलराइजेशन में ये भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और आपका एक खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो यूनिट चालू होगा उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ध्यान से समझो। इसके बाद जो यूनिट चालू होता है उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में एनसीईआरटी कई चैप्टर्स में उसको बांटती है, हम जो भी अब फॉलो करेंगे वो एनसीईआरटी के थ्रू फॉलो करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के चीजों को हम फॉलो करेंगे और वही चीज हम बताएंगे, क्योंकि अब हमको एनसीईआरटी पूरा फॉलो करना है सीयूईटी के प्रिपरेशन में। ऐसा कुछ भी नहीं कि अब हम अपने नाम से चैप्टर देंगे, ये अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब फुली एनसीईआरटी फोकस्ड है, तो हम भी एनसीईआरटी फोकस्ड ही चलेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला जो आता है, ठीक है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक नाम से कहते हैं, या एनसीईआरटी में इसका नाम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर दिया है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस के बारे में पढ़ना होगा, थर्मियोनिक इमिशन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, कि कैसे हीट देके इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी देके निकाला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड देके निकाला जाता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आइंस्टीन ने कैसे उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया था, उनका जो दुश्मन था, उनका जो कट्टर दुश्मन था, उसने उन आइंस्टीन को बर्बाद करना चाहता इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से, और आइंस्टीन इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो उसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे जितने फॉर्मूले आएंगे वेव थ्योरी से रिलेट करके उसको पढ़ेंगे। फिर आइंस्टीन ने किस तरीके से उसको रिलेट किया था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोटा मोटी ये पूरा चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अराउंड घूमेगा, ठीक है।
5 से 6 लेक्चर लगेगा और एकदम डिटेल में क्वेश्चन करते हुए समझ लेंगे ताकि कहीं से कोई सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होता है, फोटोन क्या चीज़ होती है सर, फोटोन एक नई दुनिया में चीज़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, इसको मैटर वेव भी कहते हैं। इसको हम पहले जब पढ़ाते थे तो एक मैटर वेव के नाम से चैप्टर से पढ़ाते थे, ध्यान से समझो, ठीक ना। और उसके बाद डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन आएगा वो आएगा तुम्हारा एटम्स के बारे में। एनसीईआरटी में 11th में है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है आपको, क्या बोलते हैं शशांक सर ने। मोटा मोटी वही सारी चीजें हैं, थोड़ी बहुत चीजें डिफर करती हैं, ठीक है। वो चीजें हम यहाँ पढ़ाएंगे, जो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन जरूर करेंगे उस पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले अल्फा स्टैक की जो मॉडल है, एटम की डिस्कवरी जब हुई, परमाणु की जब डिस्कवरी हुई तो उसके जो मॉडल्स है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो मॉडल दिए उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर किस तरीके से स्पेक्ट्रम हो रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड मॉडल बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए चलता है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए चलता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब होता है तो उसके लिए किस तरीके से मॉडल काम करता है, क्या फॉर्मूला आता है, क्या रेडियस निकलता है, क्या उसका वॉल्यूम निकलता है, क्या उसका डेंसिटी निकलता है, ठीक है। ये सारी चीजों पे बात करेंगे। उसके बाद हम लाइन स्पेक्ट्रम, यहां भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट निकल के आएगा बच्चा, वो रेडबर्ग का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर डी ब्रोगली का एक्सपेरिमेंट और यहां भी एक फॉर्मूला निकल के आएगा, वो भी याद रखना। तो ये सारे जो चैप्टर्स है ना, इनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कैसे अप्लाई करना है इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे पहला यूनिट था, मोर ओवर वहां तुम्हें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहां कम दिमाग वालों का भी काम चल जाएगा, बट ये मतलब ये यूनिट जो है स्कोरिंग यूनिट है। यूनिट 2 जो है वो स्कोरिंग यूनिट है। यहां से स्कोर तुम चाहो तो फुल ऑन फुल कर सकते हो, वहां तुम चाह के भी फुल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई उसमें बहुत तरह का वेरिएशन है, वो कैसे भी तुम्हें घुमा सकता है। बट तुम्हें रवि सर पढ़ाएंगे एकदम आसान करके, चीजों को एकदम बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लो उसका, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दूं कि देखो, जो भी टीचर इस प्लेटफॉर्म पे आए उसको आप रेस्पेक्ट करिए, ठीक है उसको, क्योंकि यहां जब वैलिडिटी, यहां जब आता है ना कोई टीचर, तो उसको उसको वैलिड करता हूं तब आता है, समझ रहे हो ना बात को। तो जब मैं किसी चीज को कह रहा हूं कि ये टीचर आपको पढ़ा लेगा, आपको अच्छे से पढ़ाएगा, तो वो टीचर कितना वैल्यूएबल होगा आप समझिए इस बात को। तो कभी आप किसी के एज से, किसी भी चीज से जज मत करिए, ठीक है। जजिंग वाली चीज को हटाइए, ठीक है। बाकी पढ़िए, आपको और अलग अलग टीचर्स बहुत आएंगे, बहुत सारी चीजें कराएंगे, MCQ दूसरे लोग कराएंगे, इधर उधर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इस चैनल पे। फिर हम पढ़ेंगे अगला न्यूक्लियाई के बारे में, ठीक है। इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, उसको पढ़ लिए तो लाइफ झिंगा लाला। फिर बाकी सारी चीजें जो आपका लिखा है ना, एटॉमिक मास, कंपोजिशन, साइज, मास एनर्जी, सब E = MC² बाइंडिंग एनर्जी, ये सारी चीजें इसी में हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हो जाती है, देखो न्यूक्लियर फोर्स। फिर अगला चैप्टर उसी में पढ़ लेते हैं। हम ऐसे रेडियो एक्टिविटी को अलग चैप्टर करके पढ़ते थे, बट अब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर एनर्जी को। यहां से भी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, यहां से सवाल आएंगे। ये सब तुम समझ लो, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब ड्यूअल नेचर, उसके बाद एटम, न्यूक्लियाई, ये 3 चैप्टर मिला के मिनिमम नहीं तो तुम्हारे, अगर हम 40 क्वेश्चन जो करने की बात कर रहे हैं, तो 40 में अगर मैं मिनिमम नहीं मैं कहूं तो 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, इतने से ही बस 12 क्वेश्चन आएंगे, और ये 12 स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सस्ता चैप्टर है, ठीक है। इसको भी आपको करना बहुत जरूरी है। मेटल कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, बैंड गैप क्या होता है, बैंड थ्योरी क्या होती है, वो सब पढ़ना आपको जरूरी है। एनसीईआरटी को पढ़ना सिखाया जाएगा, खुद से मत पढ़ना फिजिक्स की एनसीईआरटी, पछताओगे। वो गाना है ना, बड़ा पछताओगे जब तुम फिजिक्स की एनसीईआरटी खुद पढ़ने जाओगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस तरीके से पीएन जंक्शन काम करता है, पीएन जंक्शन होता क्या है, उसमें रिवर्स बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डायोड के बारे में पढ़ेंगे कि डायोड क्या होता है, डायोड का काम क्या होता है, डायोड को सर्किट में कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। और इनका रेक्टिफायर की तरह अगर हम यूज करते हैं, रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है ना, रेक्टिफायर क्या होता है, डायोड का दृष्टिकारी अगर करते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजों को बात करेंगे। और पीएन जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक पीएन जंक्शन कम से कम 3 लेक्चर चलेगा, उस चीज को पढ़ेंगे। और ये एक अलग से ही चैप्टर हम लोग पढ़ाते थे, लॉजिक गेट। यहां से बाबू एक क्वेश्चन पक्का होता था, अब 2 क्वेश्चन हमें लग रहा है पक्का है। एक क्वेश्चन पहले पक्का रहता था जब 11 12 दोनों आता था, बस 12th आ रहा है तो यहां से 2 क्वेश्चन तो पक्का है। और लॉजिक गेट से अगर तुम गलत करके आ रहे हो तो समझ लो तुमसे बड़ा नालायक कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट पढ़ेंगे हम कि मतलब डिजिटल सर्किट्स जो दिखाते हैं उसमें किस तरीके से काम करता है,
चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा मोटा मोटी फिजिक्स का सिलेबस डिटेल में हमने बताया। आपको 2 टीचर मिलकर फिजिक्स पढ़ाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि 2 टीचर का प्यार आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एक चैप्टर ऑलरेडी हमने फिजिक्स में खत्म कर दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। बाकी आपको पोटेंशियल भी सर पढ़ा रहे हैं, कुछ लेक्चर्स उसमें भी ले चुके हैं दूसरे चैप्टर में, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, आपको बताऊं, तो ये चैप्टर तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, ठीक है। ये भी 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। तो 2 चैप्टर आपका ऑलरेडी खत्म है। मैं यहां से चालू करूंगा आपके मॉडर्न से, ठीक है। तो मैं 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर ये दोनों चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये तीनों चैप्टर आपका 1.5 हफ्ते के अंदर खत्म कर दूंगा। फिर सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा, 2 हफ्ते का ये पूरा मैटर है मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ते आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा अच्छे से, मतलब 1 महीने में मैं अपना यूनिट खत्म कर दूंगा, ठीक है। मेरा अच्छे से भगा के नहीं, क्योंकि देखो मेरी जो क्लास होती है आपको पता है 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो जाती है। ये नहीं कि 1 घंटे का है तो टाइम देख रहा हूँ 59 मिनट में चले जाएंगे। मैं आराम से पढ़ाता हूँ आपको, जब तक आप पढ़ पाएंगे तब तक पढ़ाता हूँ, ठीक है। और सर यहाँ ये पढ़ा रहे हैं, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे। यहाँ तक थोड़ा सा ये मतलब लेंदी है, ठीक है। इसके बाद ये सब खींचना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो तुम ये मान के चलो, ये अगर अप्रैल में तुम देख रहे हो, ठीक है, अप्रैल में अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अप्रैल मई तक, मई एंड आते आते आपका दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैरेलली दोनों सिलेबस को खींचा जाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री ऑलरेडी आपका जल्दी हो जाएगा, फिजिक्स आपका हो ही गया, मैथ होगा जाएगा साथ में। तो 2 महीने में सारा सिलेबस हम लोग समाप्त कर देंगे अच्छे से पढ़ के, ठीक है। पढ़ना चाहो तो तुम ये पूरा सिलेबस 1 महीने में भी पढ़ सकते हो, बट थोड़ा वो तुम्हें जानकारी रहेगी तब, अदरवाइज तुम नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल रहा आपका फिजिक्स का सिलेबस। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं कि CUET में 2022 में फिजिक्स के सिलेबस की क्या होने वाली है, टॉपिक्स और चैप्टर्स का नाम इस वीडियो में बताया गया है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।